Legends Forever with Smriti। स्वागत करती हूँ आप सभी का लेजेंड्स फॉरएवर पर। और आज जिस शख्सियत की हम बातें करेंगे उनके लिए हम बेझिझक कह सकते हैं कि वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा थी। वो थी बला की खूबसूरत, हम सबकी नूरे नजर मधुबाला, जिनका पूरा नाम था मुमताज जहन बेगम दहलवी। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम अताउल्ला खान और इनके माताजी का नाम आयशा था। मधुबाला के 10 और भी भाई बहन थे। उनमें से मधुबाला की सबसे छोटी बहन मधुरभूषण क्या कहती हैं अपनी बहन के बारे में, चलिए सुनते हैं। उन्हें हम मंजली आपा कहते थे क्योंकि वो 10 बच्चों में से बीच की थी और मैं सबसे छोटी, बहुत लाडली। लेकिन जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे हैं जो मुझे अच्छी तरह याद हैं। छोटी थी तो भी और बहुत बड़ी हो गई हूँ तब भी बहुत ताज़ा है वो याद। एक छोटी सी बच्ची 7 बरस की जब किसी स्टूडियो के दरवाजे पर जाकर इधर उधर देखती थी कि काश मैं भी कभी ज़िंदगी में कुछ बनूं। और जब उनके नन्हे नन्हे कदम आगे बढ़ते चले गए तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी ये सोचा भी होगा कि ये नन्हे से कदम आसमान को छुएंगे। पहले तो इनका पूरा परिवार पेशावर में रहा करता था। फिर पिता के नौकरी छूटने पर वे सह परिवार दिल्ली आ गए और फिर से एक बार निकल पड़े ये सफर पर और रुख किया बम्बई का। दुर्भाग्यपूर्ण मधुबाला के 3 भाई और 2 बहन बहुत ही कम उम्र में चल बसते हैं। खैर, परिवार की देख रेख करने के लिए बेबी मुमताज ने बचपन से ही बहुत मेहनत करी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें काम मिला बॉम्बे टॉकीज में और इनकी पहली फिल्म थी बसंत, जो रिलीज हुई थी 1942 में। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी फिल्में करी। इतने शिद्दत से बेबी मुमताज मेहनत कर रही थी पर फिर भी इसका कोई फल हासिल ना हो रहा था। इनके परिवार की पीड़ा कम ना हो रही थी। तो बचपन में बेबी मुमताज को उस जमाने की चर्चित अभिनेत्री और स्टूडियो की मालकिन देविका रानी ने बम्बई में नौकरी दी। बम्बई की डॉकयार्ड इलाके में अपने परिवार के साथ रहने लगी मधुबाला। कैसी थी मधुबाला अपने भाई एवं बहनों के साथ, चलिए सुनते हैं उनकी छोटी बहन मधुरभूषण की जुबानी। मुझे याद है कि जब वो बहुत कामयाब हो गई, बहुत नाम हासिल किया, हम सब उन्हें देखते रहते थे कि वाह मालिक ने क्या उन्हें खूबसूरती बख्शी है। तो हम कभी कभी कहते थे भाई आपके साथ जाने में हमें बड़ी घबराहट होती है। क्यों होती घबराहट? हमने कहा भाई आप इतनी खूबसूरत हैं, हमें तो कोई देखेगा ही नहीं। तो बोलती थी नहीं तुम्हारी अपनी एक खूबसूरती है, इनकी अपनी एक खूबसूरती है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है। मैं तो फिल्मों में काम करती हूँ ना, इसलिए लोग मुझे ज़्यादा देखते हैं। मतलब वो इतनी हर एक का दिल रखती थी। कभी ये नहीं चाहती थी कि किसी को कोई किसी किस्म की ठेस पहुँचे या किसी किस्म की कोई हसरत रह जाए किसी के दिल में। हर एक की मदद करना, सबसे आगे रहना, ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहा। जैसे हर लड़की हर औरत की ख्वाहिश होती है कि अच्छा भरा पूरा घर हो, अच्छा शौहर हो, बच्चे हों। लेकिन बदकिस्मती से हमारी आपा को ये सब नसीब नहीं हुआ। बहुत छोटी सी उम्र में काम किया, मेहनत की, मशक्क़त की, हम सबको माँ का प्यार दिया। एक लड़के की तरह 10-12 बेटों की तरह हम सबका ख्याल किया। इसको हम कभी भूल नहीं सकते और ना ही भूलना चाहते हैं। वैसे एक दिन डॉकयार्ड इलाके में एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे पूरी की पूरी बस्ती बिखर गई, कई लोग मारे गए। ये दिन था 14 अप्रैल 1944 का। इत्तेफाकन उस दिन मधुबाला अपने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने गई थी। उनके परिवार की जाने तो बच गई पर उनका घर न रहा और वो सड़क पर आ गए। ऐसे में मधुबाला की सहेली ने उनके पूरे परिवार को अपने घर पर रखा और सहारा दिया। इसी बीच खुशकिस्मती से मधुबाला को अभिनेत्री के हिसाब से काम भी मिलने शुरू हो गए और उसके साथ साथ फिल्में मिलने लग गई और वो नजर आई फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ। उस वक्त उनकी उम्र कुछ 14 बरस रही होगी।
और फिर आई खेमचंद प्रकाश की मशहूर फिल्म महल, जिसमें मधुबाला नजर आई अशोक कुमार के साथ। और इस फिल्म के बाद मधुबाला बस आगे ही आगे बढ़ती गई, एक के बाद एक फिल्में आने लगी, जैसे कि दुलारी, बेकसूर, तराना, बादल। हर एक फिल्म में बेहतरीन अभिनय करती चली गई और आगे बढ़ती चली गई। 1950 और 60 के दशक की बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मधुबाला अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, इतना कि अक्सर उनके एक्टिंग के हुनर को उनके चेहरे की सुंदरता के सामने कम ही समझा जाता था। मधुबाला जी को बहुत ही कम उम्र में फिल्में मिलती चली गई और फिर आई इनके जीवन में एक नई बहार। इनसे टकरा गए ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड दिलीप कुमार और शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका अंजाम शायद इन दोनों को भी बिल्कुल पता ना थी। जब पहली बार दिलीप साहिब ने बड़ी बड़ी सुंदर आंखों वाली मधुबाला को देखा तो बस देखते ही रह गए। और शायद इन दोनों ने भी ना सोचा होगा कि इतनी जल्द एक फिल्म में दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिलेगा। फिल्म था तराना, जिसके सेट्स पर ये दोनों दूर से एक दूसरे को देखते ही रहते थे और आंखों ही आंखों में बातें हुआ करती थी। शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार, जो एक शर्मीले मिजाज के अभिनेता थे, वो हिचकते थे, तो उन्हें मधुबाला सलाह दिया करती थी कि घबराओ नहीं, खुल के एक्टिंग करो। और इस तरह की बातें दिलीप कुमार को बड़ी अच्छी लगती थी। कहीं न कहीं मधुबाला में उनको एक दोस्त मिल गई थी और इनकी खिलती हुई दोस्ती के बीच इन दोनों के दिलों में सुलग रही थी मोहब्बत की आग। अब दिलीप कुमार साहब तो ठहरे शर्मीले मिजाज के, तो मधुबाला ने अपने मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप कुमार को एक खत भेजा, जिसमें उन्होंने रखा एक गुलाब का फूल और लिखा कि अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये फूल कबूल कर लीजिए। और बस दिलीप कुमार ने खत और फूल दोनों ही अपने पास रख लिया और ऐसे शुरू हुई द ग्रेट लव स्टोरी ऑफ मधुबाला एंड दिलीप कुमार साहिब। तो यूसुफ साहिब और मधुबाला जो एक दूसरे की मोहब्बत में थे, क्या आपको पता है, जब भी मधुबाला अपने महबूब से मिलने जाया करती थी तो कुंदन का हार, जरी की साड़ियाँ और बालों में मोगरे का फूल लगाया करती थी। और ये दोनों जानते हैं साहिब कहाँ मिलते थे? फिल्मों के सेट्स पर, क्योंकि यंग और अप्सरा जैसी खूबसूरत मधुबाला को कहीं भी आने जाने की इजाजत न थी, तो दिलीप कुमार उनके साथ सेट्स पर ही घंटों वक्त बिताया करते थे। कहते ना कि हर प्रेम कहानी का कोई न कोई दुश्मन जरूर होता है। इनकी भी कहानी का एक बहुत बड़ा विलेन था और वो कोई और नहीं बल्कि मधुबाला के पिताजी अताउल्ला खान साहिब थे। उन्हें दिलीप कुमार बिल्कुल भी पसंद न थे। उन्हें इन दोनों की नजदीकियों से सख्त नफरत था और मधुबाला के वालिद के इस नफरत से वाकिफ थे दिलीप साहिब। कोशिशें भी बहुत की उन्होंने अताउल्ला खान साहिब को मनाने की, समझाने की, पर ना वो कहाँ समझे। एक बार दिलीप कुमार साहिब ने अपनी बहन सकीना से मधुबाला के घर लाल चुनरी भिजवाई और निकाह की पेशकश कर डाली, पर अताउल्ला खान साहिब के दिमाग में सिर्फ बिजनेस ही दौड़ रहा था। उन्होंने निकाह को बिजनेस में तब्दील करने की पेशकश की। मधुबाला से कहा कि मेरी प्रोडक्शन हाउस के लिए ही तुम दोनों फिल्में करो, इसके जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे वो सब मेरे प्रोडक्शन हाउस में ही आने चाहिए। ऐसे में दिलीप साहिब ने कहा कि मधुबाला की कमाई रकम आप चाहे तो रख ले, पर मेरी प्रोफेशनल जिंदगी का फैसला कोई और नहीं कर सकता। तो बस निकाह की रस्में तो आगे ना बढ़ सकी, पर इन दोनों को मोहब्बत करने से कौन रोक सकता था भला। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इनकी जिंदगी में आई एक नई मोड़, जहाँ से इनके रास्ते अलग होने लगे। एक फिल्म मिली इन दोनों को एक साथ। फिल्म था नया दौर, जिसके शूटिंग के लिए मधुबाला को मुंबई से बाहर जाना था, क्योंकि शूटिंग मध्य प्रदेश में होने वाली थी।
पर अताउल्ला खान साहिब ने अपनी बेटी को बाहर जाने से रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो दिलीप कुमार साहिब के साथ वक्त बिताए। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर B.R. चोपड़ा काफी नाराज हुए और फिल्म से मधुबाला को बाहर निकाल दिया और उनकी जगह वैजयंती माला को साइन कर लिया। अब ये बात अताउल्ला खान साहिब को इतनी खटकी कि उन्होंने B.R. चोपड़ा के ऊपर केस कर दिया, पर उल्टा चोपड़ा साहिब ने भी खान साहिब के ऊपर केस कर दिया, ये कहकर कि फिल्म को साइन करने के बावजूद मधुबाला ने जहां शूटिंग नहीं करी, ऊपर से उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी रिटर्न नहीं किया। ये केस अदालत में गया, जहां मधुबाला से लेकर दिलीप कुमार सभी कोर्ट में हाजिर थे और वहां दिलीप साहिब ने अताउल्ला खान साहिब के बारे में कहा कि वे डिक्टेटर हैं और अपनी बेटी को उसके हिसाब से काम नहीं करने दे रहे हैं। दिलीप साहिब ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि योर ऑनर, ये जो लड़की मधुबाला है, मैं इनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, पर इन्होंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। इन्हें शूटिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी। इनकी किस्मत में न जाने आगे क्या लिखा था, पर मधुबाला को लगता था कि शायद दिलीप कुमार उनसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक कि दिलीप साहिब से ये भी कहा था कि आप ना मेरे वालिद साहिब से माफी मांग लीजिए और गले लग जाइए, सब ठीक हो जाएगा, हम साथ हो जाएंगे। पर दिलीप कुमार इस बात के लिए राजी ना हुए। लेकिन इन सब के बावजूद ये दोनों एक आखिरी बार एक साथ एक फिल्म में नजर आए। कहते हैं ना कि प्यार कभी मरता नहीं, तो बस कुछ यही था मामला दिलीप कुमार और मधुबाला के प्रेम कहानी का। 1960 में दिलीप कुमार ने कैसर को कहकर मधुबाला को दिलवाया एक ऐसा फिल्म का, एक ऐसा ऐतिहासिक रोल जो वैसे तो उनका आखिरी रोल था फिल्मों की दुनिया का, लेकिन ये किरदार आज भी हमारे दिलों के दीवारों पर गूंजती है। ये रोल था अनारकली का मुगले आजम फिल्म से। दिलीप कुमार वक्त बिताना चाहते थे अपनी मधुबाला के साथ। वैसे इसी फिल्म के एक सीन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा न था। ये सीन था जहां सलीम को अनारकली के गालों पर तमाचा जड़ना था और दिलीप कुमार ने मधुबाला को ऐसा थप्पड़ मारा कि ना कि उनके गाल लाल हो गए, बल्कि उस चांटे की गूंज पूरे सेट पर थी। कहीं ना कहीं कहा जाता है उख्ता से गए थे दिलीप साहिब। मुगले आजम फिल्म सिनेमा घरों में पहुंचकर लोगों के दिलों को छू रही थी और यूसुफ साहिब एक आखिरी बार मधुबाला के पास फिर से जाते हैं कोशिश करते हुए और कहते हैं, तुम चाहो तो हम निकाह कर सकते हैं, काजी तैयार है, लेकिन तुम्हें अपने पिताजी का साथ छोड़ना होगा। इस बात को सुनकर मधुबाला बस एक टक दिलीप कुमार को देखते रह गई, लेकिन न हाँ कह पाई न ना कर पाई और दिलीप कुमार वहां से बेहद नाराज होकर चले गए और कभी भी वापस लौट कर ना आए। सब कुछ था मधुबाला के पास, दौलत, शोहरत, खूबसूरती, फिल्में, पर जो नहीं था वो था दिलीप कुमार साहिब का प्यार। और ऐसे में इन सब के बीच मधुबाला की तबीयत भी खराब रहने लग गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके जीवन में आई एक नई खुशी, आए एक दिग्गज कलाकार जिन्होंने मधुबाला से शादी करने के लिए धर्म तक परिवर्तन कर लिया। बन गए वो करीम अब्दुल, क्योंकि वो अपनी मधुबाला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो थे द वन एंड ओनली किशोर कुमार। जी हाँ, किशोर कुमार तलाकशुदा थे और बहुत ही रहस्यमय अंदाज में उन्होंने मधुबाला के साथ शादी तो कर ली, पर गांगुली परिवार इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। पर प्रेम से विवाह करने वाले किशोर कुमार थे मधुबाला के साथ। लेकिन इन दोनों की भी खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं बीत रही थी मधुबाला की। एक तो किशोर कुमार साहिब की फैमिली उनसे कुछ उखड़े उखड़े से रहते थे और दूसरी तरफ उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी।
ऐसे में किशोरदा मधुबाला को लंदन ले जाते हैं उनके बिगड़ते हुए हालत को देखकर, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है और वो 2 साल से ज्यादा जी नहीं पाएंगी। इस खबर ने कहीं न कहीं किशोरदा का दिल तोड़ दिया था, पर मधुबाला बड़े ही मजबूत दिल की थी। वहां से भी जब वो फोन पर बातें किया करती थी अपने घर पे, तो अपने पिता को कहती थी, क्या हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। हम सबको जरूर देख रहे हैं कि देखो इतने साल के बाद भी कोई मुझे नहीं भूला, सबके दिलों में बैठी हुई हूँ वैसे ही जैसे पहले थी। लंदन से वापस आने के बाद किशोर कुमार ने वक्त के कमी के कारण मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ने का सोचा, पर मधुबाला इस बात से नाखुश थी। तो किशोर कुमार ने कार्टर रोड में उनके लिए एक घर खरीद लिया ताकि वो वहाँ सुकून से रह सके। पर किशोरदा काम में मशरूफ होने के कारण खुद उनसे 2 से 3 महीनों में एक बार मिलने आया करते थे। उनका कहना था कि मुझसे मिलने से शायद मधुबाला और भी ज्यादा दुखी हो जाती हैं और रोती हैं, और ये मुझसे नहीं देखा जाता। लेकिन अपने पति को अपने आखिरी के कुछ दिनों में अपने पास ना पाकर मधुबाला तन्हाइयों में और भी ज्यादा दुखी रहने लगी। पर किशोरदा ने अपनी तरफ से सभी कोशिशें की, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज, सब कुछ किशोरदा ने ही करवाया था। पर उनकी तबीयत बद से बदतर होती गई। ज्यादातर वक्त उनका ऑक्सीजन के सपोर्ट से ही कटता था। आखिरी के 9 वर्षों में वो बहुत कमजोर और बीमार हो गई। उनकी बहन का कहना था कि वो अक्सर कहा करती थी, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, डॉक्टर कब इलाज निकालेंगे। और क्या आप ये जानते हैं कि जब मधुबाला ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो दिलीप साहिब उनसे मिलने आए थे। शादी नहीं हुई थी उनकी। उन्हें कहा था, तुम ठीक हो जाओ, हम दोनों एक साथ मिलके फिर से फिल्म करेंगे। तो मधुबाला कहती, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, हम फिर से फिल्में करेंगे। पर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अप्सरा जैसी सुंदर मधुबाला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है 13 फरवरी 1969 को, और हम सबकी प्रिय अनारकली अपने चाहने वालों का दिल हमेशा के लिए इतनी कम उम्र में तोड़ जाती है, अलविदा कह जाती है।